दोस्तों, एसएससी की तैयारी में स्वागत है। चलिए जीके में महारत हासिल करने का रास्ता देखते हैं। जीके काफी लोगों को परेशान करता है, पर सही तरीके से ये सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट बन सकता है। हाँ, ये एक आम समस्या है, लेकिन इसका एक सॉलिड समाधान भी है। तो चलिए सीधे उस समाधान पर आते हैं जो एसएससी गुरु टॉक्स लेकर आया है। ये रहा द कंप्लीट फ्री जीके बैच। इसमें हर विषय को चैप्टर वाइज कवर किया जाएगा। मतलब हम सिर्फ उस चीज पर फोकस करेंगे जो एग्जाम में स्कोर लाने के लिए जरूरी है। इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, साइंस, मतलब सब कुछ। और सुनिए, इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है। ये पूरा बैच बिल्कुल मुफ्त है। सिर्फ लेक्चर्स ही नहीं, इसके साथ फ्री पीडीएफ्स, नोट्स, यहां तक कि माइंड मैप्स भी मिलेंगे। ये सारे रिसोर्सेज एसएससी गुरु टॉक्स ऐप और हमारे टेलीग्राम चैनल दोनों जगह मिलेंगे। तो फिर अपनी ये जर्नी शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी से। इंडियन पॉलिटी को हम पूरा कवर करेंगे, शुरू से आखिर तक, टोटल 13 पार्ट्स में। इससे क्या होगा, एक सॉलिड फाउंडेशन बनेगी और सब्जेक्ट पर पूरी पकड़ आ जाएगी। यह है पार्ट 1। तो चलिए शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी की पढ़ाई। नमस्कार। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले ये तो जानते ही हैं कि भारतीय संविधान कितना महत्वपूर्ण विषय है। हाँ, बिल्कुल। हम अक्सर इसके अनुच्छेद, मौलिक अधिकार या फिर नीति निर्देशक तत्वों पर ही ध्यान देते हैं। सही बात है। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि इतना बड़ा, इतना विस्तृत और प्रभावशाली संविधान आखिर बना कैसे? ये कोई जादू तो था नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक बहुत सोची समझी और आप कह सकती हैं एक व्यवस्थित प्रक्रिया का नतीजा था। हाँ, और ये समझना कि ये प्रक्रिया कैसे चली, खासकर उन समितियों की भूमिका जिन्होंने इसे मुमकिन बनाया, ये संविधान की आत्मा को समझने के लिए बहुत जरूरी है ना? बिल्कुल सही कहा। ये एक असाधारण यात्रा थी जिसमें सैकड़ों लोगों ने मिलकर एक नए राष्ट्र की नींव रखी। तो आज हम इसी प्रक्रिया की गहराई में उतर रहे हैं। हम खास तौर पर संविधान सभा द्वारा बनाई गई उन समितियों, मतलब कमेटियों, पर ध्यान देंगे जिन्होंने भारतीय संविधान को उसका आज का रूप दिया। हाँ, और हमारी कोशिश रहेगी कि इस पूरी व्यवस्था को, इसके पीछे की सोच को और इसके नतीजों को आसान भाषा में समझ सके, ताकि ये उन सभी के लिए उपयोगी हो जो भारतीय राज व्यवस्था को समझना चाहते हैं, खासकर परीक्षाओं के नजरिए से। बिल्कुल। तो चलिए संविधान निर्माण की इस दिलचस्प प्रक्रिया की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि ये समितियां कैसे काम करती थी। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल मेरे मन में यही आता है कि संविधान सभा को इतनी सारी समितियां बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्या सारा काम पूरी सभा एक साथ मिलकर नहीं कर सकती थी? ये बहुत अच्छा सवाल है और यहीं से समितियों की अहमियत समझ में आती है। देखिए, भारत जैसा विशाल देश, इतनी विविधता, उसके लिए संविधान बनाना कोई छोटा मोटा काम नहीं था। हाँ, वो तो है। सोचिए, एक नया नया आजाद हुआ देश, उसे अपनी पूरी शासन प्रणाली खुद बनानी थी, अपने नागरिकों के अधिकार तय करने थे, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का संतुलन साधना था। उफ, लिस्ट तो लंबी है। हाँ, अल्पसंख्यकों के हित, पिछड़े वर्गों के हित, काम जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। तो जब इतने सारे अलग अलग और मुश्किल मुद्दे हों, तो एक साथ सब पर चर्चा करना और फैसला लेना तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। बिल्कुल। अगर पूरी संविधान सभा, मतलब सारे सदस्य, हर छोटे बड़े मुद्दे पर एक साथ बहस करते ना, तो शायद संविधान बनने में दशकों लग जाते और शायद उतना अच्छा भी नहीं बन पाता। इसीलिए काम को ठीक से और जल्दी करने के लिए संविधान सभा ने एक तरीका अपनाया, काम को बांट दिया। उन्होंने अलग अलग विषयों के लिए एक्सपर्ट समितियां बना दी। अच्छा, तो मतलब हर समिति को एक खास जिम्मेदारी सौंप दी गई, जैसे कोई प्रोजेक्ट टीम होती है। हाँ, कुछ वैसा ही समझिए। हर समिति का काम था अपने हिस्से के विषय पर गहराई से रिसर्च करना, लोगों से बात करना, दुनिया भर के संविधानों को देखना, फिर उस पर सोच विचार करके एक ड्राफ्ट या सिफारिश तैयार करना। और फिर वो ड्राफ्ट या सिफारिश पूरी संविधान सभा के सामने रखी जाती थी। वहां उस पर खूब बहस होती थी और तब जाकर कोई अंतिम फैसला लिया जाता था। इससे काम भी सिस्टमैटिक हो गया और हर पहलू पर विशेषज्ञों की राय भी मिल गई। ये तो वाकई एक बहुत कारगर तरीका लगता है। अच्छा, क्या ये सारी समितियां एक जैसी ही थी या इनके भी कुछ प्रकार थे? मोटे तौर पर देखें तो 2 तरह की समितियां थीं। पहली थी प्रमुख समितियां, जिन्हें अंग्रेजी में मेजर कमिटीज कहते हैं। प्रमुख समितियां, ना से ही लग रहा है कि ये ज्यादा महत्वपूर्ण होंगी। हाँ, बिल्कुल। ये वो समितियां थीं जिनके पास सबसे बुनियादी और अहम मुद्दों की जिम्मेदारी थी,
जैसे संविधान का मूल ढांचा कैसा हो, राजनीतिक व्यवस्था क्या हो, देश का दर्शन क्या हो, इन सब पर इन्होंने काम किया। और दूसरी तरह की? दूसरी थीं लघु समितियां यानी माइनर कमिटीज। इनका काम थोड़ा ज्यादा स्पेसिफिक और टेक्निकल किस्म का था। अच्छा, मतलब ये या तो किसी खास छोटे मुद्दे पर काम करती थीं, जैसे झंडे का डिजाइन क्या हो, या फिर ये बड़ी समितियों को उनके काम में मदद करने के लिए खास सलाह या रिपोर्ट तैयार करती थीं। समझ गया। तो ऐसा करते हैं, पहले इन प्रमुख समितियों पर विस्तार से बात करते हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चित और महत्वपूर्ण कौन सी मानी जाती है? बिना किसी शक के वो थी मसौदा समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी। हाँ, मसौदा समिति, इसका नाम तो बहुत सुना है। इसे तो अक्सर भारतीय संविधान की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। अगर संविधान एक इमारत है तो समझिए मसौदा समिति उसकी इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर टीम थी। मसौदा समिति, इसका गठन कब हुआ था और इसका ठीक ठीक काम क्या था? डॉक्टर अंबेडकर का नाम इससे जुड़ा है, ये तो पता है। बिल्कुल, इसका गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को, आजादी के तुरंत बाद। और इसका मुख्य काम था, संविधान सभा के सलाहकार थे BN राव, उन्होंने एक शुरुआती ड्राफ्ट बनाया था। हाँ, सुना है उनके बारे में। तो उस ड्राफ्ट और बाकी समितियों की सिफारिशों के आधार पर संविधान का एक डिटेल्ड और फाइनल लिखित मसौदा मतलब ड्राफ्ट टेक्स्ट तैयार करना। सीधे शब्दों में कहें तो सभा में जो बहसें हुई, जो निर्णय लिए गए, उनको कानूनी भाषा का रूप देना। और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान का मुख्य वास्तुकार मतलब चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये बात परीक्षाओं में भी खूब पूछी जाती है। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर अंबेडकर का नेतृत्व इस समिति के लिए बहुत ही कीमती था। उनकी कानून की समझ, सामाजिक न्याय के लिए उनकी सोच और दुनिया भर के संविधानों का उनका ज्ञान, वो सब इस समिति के काम में झलकता है। इस समिति में डॉक्टर अंबेडकर के अलावा और कौन-कौन सदस्य थे? सुना है ये एक बहुत ही काबिल टीम थी। के महारथी थे। डॉक्टर अंबेडकर अध्यक्ष तो थे ही, उनके अलावा थे अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, N गोपाल स्वामी अयंगर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्तर। हालांकि बाद में उनकी सेहत ठीक नहीं थी तो उनकी जगह N माधवराव आए, और DP खेतान थे, जिनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णमाचारी को शामिल किया गया। 7 सदस्यों की ये टीम। तो इस समिति का महत्व सिर्फ ड्राफ्ट लिखने तक ही था या इससे कुछ ज्यादा भी? नहीं, इसका महत्व बहुत गहरा था। ये सिर्फ लिखने का काम नहीं था। इस समिति ने संविधान सभा में जो इतने वाद विवाद हुए, उनका सार पकड़ा, अलग अलग विचारों और हितों के बीच एक संतुलन बनाया। अच्छा। उन्होंने लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, इन सब बड़े बड़े सिद्धांतों को ठोस कानूनी शक्ल दी। ये देखना कि एक अनुच्छेद दूसरे से कैसे जुड़ेगा, कहीं कोई टकराव तो नहीं है, भाषा एकदम साफ और सटीक हो, ये सब बहुत चुनौती भरा काम था। ये तो एक तरह से सृजन का काम था। चलिए अब अगली प्रमुख समिति की ओर बढ़ते हैं। वो कौन सी थी? अगली एक और बहुत महत्वपूर्ण समिति थी मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति। नाम थोड़ा लंबा है पर ये इसके काम के दायरे को दिखाता है। एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये समिति इसलिए भी बहुत खास थी क्योंकि ये सीधे सीधे नागरिकों के अधिकारों और समाज के जो सबसे संवेदनशील वर्ग थे, उनके हितों से जुड़ी थी। तो मतलब हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स, जिनकी हम आज इतनी बात करते हैं, वो इसी समिति ने तय किए? हाँ, मोटे तौर पर इस समिति और इसकी कुछ उप समितियों ने बहुत सोच विचार के बाद उन अधिकारों की लिस्ट तैयार की जो हर भारतीय नागरिक को मिलने ही चाहिए, जैसे बराबरी का अधिकार, आजादी का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, अपने धर्म को मानने की आजादी वगैरह। साथ ही इसने ये भी देखा कि अल्पसंख्यकों के भाषाई और सांस्कृतिक हितों की रक्षा कैसे हो, और जो जनजातीय इलाके थे या पिछड़े इलाके थे, उनका शासन कैसे चले। सरदार पटेल के नेतृत्व में इस समिति ने ये पक्का किया कि अधिकार सिर्फ कागज पर न रहे, उनकी सुरक्षा की गारंटी भी हो। यानी हमारे संविधान की जो आत्मा कही जाती है, उसे गढ़ने में इस समिति का बड़ा हाथ रहा। बहुत अच्छा। अगली प्रमुख समिति कौन सी थी? अगली 2 समितियां थीं जिनका सीधा ताल्लुक केंद्र सरकार की शक्तियों और उसकी बनावट से था। और मजे की बात ये कि दोनों के ही अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अच्छा, कौन-कौन सी? पहली थी संघीय शक्तियां समिति यानी यूनियन पावर्स कमेटी। संघीय शक्तियां मतलब केंद्र सरकार के पास कौन-कौन सी ताकतें होंगी?
ये तय करना? हाँ, बिल्कुल। इस समिति का काम था ये तय करना कि किन विषयों पर कानून बनाने और शासन चलाने का अधिकार केंद्र सरकार का होगा और किन पर राज्यों का। मतलब जो हम आज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट पढ़ते हैं ना। हाँ हाँ, उसका आधार इसी समिति ने तैयार किया। और इस समिति ने किस तरह की व्यवस्था की सिफारिश की? मतलब केंद्र ज्यादा मजबूत हो या राज्य? इसने एक मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था यानी फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर की सिफारिश की। उस समय देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना बहुत जरूरी था। रियासतों का विलय हो रहा था, बंटवारे का डर था, तो लगा कि एक शक्तिशाली केंद्र जरूरी है। ठीक है। और पंडित नेहरू की अध्यक्षता वाली दूसरी समिति कौन सी थी? वो थी संघीय संविधान समिति यानी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। जहां पहली समिति ने केंद्र की शक्तियों पर ध्यान दिया, वहीं इस समिति ने केंद्र सरकार के ढांचे मतलब उसकी बनावट और कामकाज पर काम किया। ढांचा मतलब? जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट, इन सब की रूपरेखा इसी समिति ने बनाई। हाँ, मोटे तौर पर केंद्र सरकार दिखेगी कैसे, काम कैसे करेगी, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, विधायिका यानी लेजिस्लेचर और न्यायपालिका यानी जुडिशरी के बीच रिश्ते कैसे होंगे, इन सब का खाका इसी समिति ने खींचा। समझ गया। तो केंद्र की शक्तियों और ढांचे पर नेहरू जी की अध्यक्षता में काम हुआ। अब राज्यों मतलब उस समय के प्रांतों की संवैधानिक व्यवस्था के लिए कौन सी समिति थी? उसके लिए थी प्रांतीय संविधान समिति यानी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, और इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ, तो पटेल जी मौलिक अधिकारों वाली समिति के साथ साथ प्रांतीय ढांचे पर भी काम कर रहे थे। इसका काम क्या था फिर? इस समिति ने राज्यों के लिए मतलब प्रांतों के लिए संवैधानिक ढांचे का ड्राफ्ट तैयार किया। यानी राज्यों में विधानमंडल कैसा होगा, विधानसभा, कहीं कहीं विधान परिषद भी, राज्यपाल की भूमिका क्या होगी, राज्य की सरकार और प्रशासन कैसे काम करेगा, ये सब तय करना इस समिति की जिम्मेदारी थी। मकसद ये था कि राज्य भी संघीय ढांचे में ठीक से फिट हो सकें और अपना काम सुचारू रूप से कर सकें। ये तो सचमुच बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से काम का बंटवारा था। अच्छा, ये सब समितियां तो संविधान के अलग अलग हिस्सों पर काम कर रही थीं, लेकिन खुद संविधान सभा कैसे काम करेगी? मतलब मीटिंग कैसे होगी, बहस कैसे होगी, इसके नियम कौन बना रहा था? उसके लिए भी एक समिति थी, प्रक्रिया नियम समिति यानी रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे। हाँ, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा ताकि पूरी बहस और फैसले लेने की प्रक्रिया व्यवस्थित रहे, कोई हंगामा ना हो। बिल्कुल, इस समिति ने ही संविधान सभा के कामकाज के सारे नियम कानून बनाए, जैसे बहस कैसे होगी, कोई प्रस्ताव कैसे लाया जाएगा, वोटिंग कैसे होगी, सदस्यों के अधिकार क्या होंगे, कर्तव्य क्या होंगे। एक तरह से इसने सभा को चलाने का मैनुअल तैयार किया ताकि इतना बड़ा काम लोकतांत्रिक तरीके से, पारदर्शिता से और अनुशासन में पूरा हो सके। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक और प्रमुख समिति के अध्यक्ष थे, है ना? जो शायद सब समितियों के काम में तालमेल बिठाती थी, ऐसा कुछ? हाँ, आप संचालन समिति की बात कर रहे हैं, स्टीयरिंग कमेटी। इसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। संचालन समिति? हाँ, ये समिति एक तरह से संविधान बनाने की पूरी प्रक्रिया का कंट्रोल रूम या नर्व सेंटर थी। नर्व सेंटर, इसका क्या मतलब, वो थोड़ा समझाएंगी? मतलब ये समिति सभा के कार्यक्रम पर, टाइम टेबल पर नजर रखती थी, अलग अलग समितियों के काम में कोऑर्डिनेशन बनाती थी, कौन सा मुद्दा कब सभा के सामने लाया जाए, किस पर कितनी बहस होनी चाहिए, ये सब मैनेजमेंट इसी समिति के जिम्मे था। ये पक्का करती थी कि संविधान बनाने का काम सही दिशा में और सही रफ्तार से आगे बढ़ता रहे। तो डॉक्टर प्रसाद की दोहरी भूमिका थी, सभा के अध्यक्ष के तौर पर सभा चलाना और संचालन समिति के अध्यक्ष के तौर पर पूरी प्रक्रिया को गाइड करना। कमाल है। एक और समिति का जिक्र आता है अक्सर, राज्यों से बातचीत के लिए। रियासतों के साथ बातचीत करने के लिए बनी थी, जो शुरू में भारत में शामिल होने में हिचकिचा रही थी। अच्छा, उनके लिए खास समिति? हाँ, उनके मुद्दे समझना, उन्हें भारत संघ में शामिल होने के लिए मनाना और उनके जुड़ने की शर्तें तय करना, ये सब इस समिति का काम था। तो ये थी वो 8 प्रमुख समितियां जिन्होंने हमारे संविधान के बुनियादी सिद्धांतों और ढांचे को आकार दिया। अब जरा लघु समितियों मतलब माइनर कमिटीज के बारे में भी कुछ बताइए। क्या वे कम महत्वपूर्ण थी?
कम महत्वपूर्ण कहना शायद ठीक नहीं होगा। हाँ, उनका काम का दायरा थोड़ा सीमित और खास किस्म का था, लेकिन उनके बिना भी काम अधूरा रह जाता। आप कह सकती हैं कि अगर प्रमुख समितियों ने बड़ी तस्वीर बनाई, तो लघु समितियों ने उसमें जरूरी रंग भरे और बारीकियां जोड़ी। अच्छा, उन्होंने टेक्निकल और विशेष मुद्दों पर बहुत जरूरी काम किया। कुछ उदाहरण दे सकती हैं इन लघु समितियों और उनके काम के? पूरी लिस्ट शायद याद रखना मुश्किल हो, लेकिन कुछ मुख्य उदाहरणों से उनका महत्व समझ आ जाएगा। जरूर। पूरी लिस्ट गिनाने की बजाय कुछ खास उदाहरणों से समझते हैं। जैसे एक थी राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति, एड हॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसने हमारे तिरंगे का डिजाइन फाइनल किया। सोचिए कितना महत्वपूर्ण काम। हाँ, ये तो बहुत अहम है। फिर एक नागरिकता पर तदर्थ समिति थी, एड हॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप, जिसके अध्यक्ष एस वर्धाचारी थे। आज़ादी और बंटवारे के बाद नागरिकता एक बहुत पेचीदा मुद्दा था। इस समिति ने इसके सिद्धांत तय करने में मदद की। ये भी बहुत जरूरी रहा होगा। एक सर्वोच्च न्यायालय पर तदर्थ समिति थी, एड हॉक कमेटी ऑन द सुप्रीम कोर्ट। इसके भी अध्यक्ष एस वर्धाचारी थे। इसने देश की सबसे बड़ी अदालत की बनावट और शक्तियों पर सिफारिशें दी। इसी तरह संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति थी, जिसके अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। इसने ये तय किया कि संविधान सभा सिर्फ संविधान ही नहीं बनाएगी, बल्कि देश की पहली संसद के तौर पर भी काम करेगी जब तक चुनाव ना हो। अच्छा, ये ड्यूल रोल वाली बात। हाँ, और भी थीं, जैसे वित्त एवं कर्मचारी समिति जो एडमिनिस्ट्रेशन देखती थी, प्रेस दीर्घा समिति जो मीडिया कवरेज का इंतजाम देखती थी, भाषाई प्रांत आयोग जिसने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की संभावना को देखा। ऐसी कई और थीं। समझ गया। तो ये छोटी समितियां खास और तकनीकी कामों को निपटा रही थीं ताकि प्रमुख समितियां बड़े मुद्दों पर फोकस कर सकें। इससे पता चलता है कि संविधान निर्माण कितना डिटेल्ड और बारीकी से किया गया काम था। बिल्कुल, हर छोटे बड़े पहलू पर गौर किया गया था। ये एक सामूहिक ज्ञान और मेहनत का नतीजा था। अच्छा, अब जरा संविधान के मसौदों मतलब ड्राफ्ट्स की प्रक्रिया पर आते हैं। क्या ये एक ही बार में लिखा गया और पास हो गया, या इसमें कई दौर लगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये एक बहुत लंबी और आप कह सकती हैं बार बार सुधार करने वाली प्रक्रिया थी। संविधान का पहला ड्राफ्ट फरवरी 1948 में छपा। अच्छा। और उसे फिर जनता के लिए, प्रेस के लिए, राज्यों की विधानसभाओं के लिए जारी किया गया, ताकि वो अपनी राय दे सकें, सुझाव दे सकें। अरे वाह, यानी लोगों की राय भी ली गई थी? हाँ, बिल्कुल। करीब 8 महीने तक इस पर सुझाव आए, आलोचनाएं हुई, बहसें चली। इन सब पर विचार करने के बाद मसौदा समिति ने एक दूसरा ड्राफ्ट तैयार किया, जो अक्टूबर 1948 में पेश हुआ। और फिर इस दूसरे वाले ड्राफ्ट पर संविधान सभा में बहस शुरू हुई? सही कहा। इस दूसरे ड्राफ्ट पर संविधान सभा में क्लॉज बाय क्लॉज मतलब हर एक अनुच्छेद पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई। इसे प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन कहते हैं। हाँ, ये रीडिंग के बारे में पढ़ा है। इसमें जो दूसरा वाचन था, सेकेंड रीडिंग, वो सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण था। ये करीब 1 साल चला, नवंबर 1948 से अक्टूबर 1949 तक। इसमें हजारों संशोधन मतलब अमेंडमेंट्स लाए गए, बहस हुई और उनमें से कई स्वीकार भी हुए। हजारों संशोधन, यानी संविधान का हर शब्द, हर वाक्य कितनी गहन जांच पड़ताल और बहस से गुजरा होगा। एकदम, कोई भी चीज हल्के में नहीं ली गई। अंत में तीसरे वाचन के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अंतिम रूप से तैयार मसौदे को अपना लिया, उसे पास कर दिया। तो आप देख सकते हैं, ये एक लगातार सुधार और बेहतर बनाने की प्रक्रिया थी, कोई एक बार का काम नहीं था। 26 नवंबर 1949, ये तारीख तो हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अब अंत में एक बार फिर मसौदा समिति और डॉक्टर अम्बेडकर की योगदान पर लौटते हैं। उनकी विरासत को आप कैसे देखती हैं? डॉक्टर अम्बेडकर और उनकी पूरी टीम की विरासत तो असाधारण है। उन्होंने न सिर्फ अलग अलग समितियों के विचारों और सभा की बहसों को एक कोहेरेंट मतलब एक सुसंगत कानूनी दस्तावेज में पिरोया, बल्कि उसमें सामाजिक न्याय, समानता और भाईचारे की अपनी गहरी छाप भी छोड़ी। उन्होंने दुनिया भर के संविधानों का अध्ययन किया, ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, लेकिन सिर्फ नकल नहीं की।
हर चीज को भारत की मिट्टी, यहाँ की जरूरतों और यहाँ की चुनौतियों के हिसाब से ढाला। और नतीजा दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान बना। हाँ, लंबा होना शायद उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना उसका व्यापक होना है, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव होना। इसमें सिर्फ सरकार कैसे चलेगी यही नहीं है, बल्कि समाज को कैसे बदलना है उसका एजेंडा भी शामिल है। सही कहा। ये व्यक्तिगत आज़ादी और सामाजिक न्याय, देश की एकता और क्षेत्रीय विविधता, इनके बीच एक अद्भुत संतुलन साधने की कोशिश करता है। ये डॉक्टर अंबेडकर और पूरी संविधान सभा की दूरदर्शिता का प्रमाण है। वाकई ये जानना कि हमारा संविधान इतनी गहरी सोच, इतनी मेहनत और इतने सारे लोगों के मिले जुले प्रयास से बना है, एक गर्व का एहसास कराता है। बिल्कुल। इन समितियों का योगदान तो अविस्मरणीय है। निश्चित रूप से। बिल्कुल। तो आज की इस बातचीत का सार यही निकलता है कि भारतीय संविधान का बनना सिर्फ एक कानूनी या राजनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि एक नए राष्ट्र के जन्म का संकल्प था, एक मिशन था। हाँ। इन समितियों ने इस बहुत बड़े काम को मुमकिन बनाया, अलग अलग विचारों को एक साझे दस्तावेज में समेटा और लोकतंत्र, न्याय, समानता व धर्मनिरपेक्षता के खंभों पर भारत गणराज्य की नींव रखी। और ये प्रक्रिया हमें सिखाती भी है कि कितनी भी मुश्किल समस्या क्यों न हो, अगर उसे ठीक से प्लान किया जाए, सहयोग से काम किया जाए और खुले दिमाग से विचार विमर्श हो, तो उसे हल किया जा सकता है। ये विविधता में एकता लाने का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं हमारी संविधान सभा के गठन की। जी। देखिए, संविधान के अनुच्छेद, उसके भाग, ये सब तो हम पढ़ते ही हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो इमारत, वो संविधान बना कैसे, उसकी नींव कैसे रखी गई, ये समझना शायद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, बुनियाद समझना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ कुछ तारीखें या नाम याद करने की बात नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि आज जिस लोकतांत्रिक भारत में हम हैं, उसकी बुनियाद किन सिद्धांतों पर, किन संघर्षों और किन, कह सकते हैं, समझौतों पर टिकी है। सही कहा। तो आज की इस चर्चा का मकसद यही है कि उस पूरी प्रक्रिया को, मतलब परत दर परत, खोला जाए। कैसे ये विचार आया कि भाई भारतीयों को अपना संविधान खुद बनाना चाहिए, कैसे इस मांग ने जोर पकड़ा, किन हालात में अंग्रेजों को थोड़ा झुकना पड़ा, और ये कैबिनेट मिशन योजना क्या थी, और फिर कैसे, मतलब विभाजन के साये में भी ये सभा अपना काम करती रही। हम इन सभी पहलुओं को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल एक क्लासरूम की तरह, ताकि पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाए। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम संविधान सभा के विचार की जड़ें खोजें तो हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, मतलब 1930 के दशक में। सबसे पहला और स्पष्ट उल्लेख जो मिलता है वो है 1934 में M.N. रॉय का। M.N. रॉय। हाँ, M.N. रॉय। वो एक वामपंथी विचारक थे, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता भी थे। उन्होंने ये विचार रखा कि भारत का भविष्य तय करने के लिए अंग्रेजों की बनाई किसी कमेटी या कमीशन पर निर्भर क्यों रहें, भारतीयों को खुद अपनी एक संविधान सभा चुननी चाहिए। ये उस समय के लिहाज से आप सोचिए एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। हाँ, बिल्कुल। पहली बार इतनी स्पष्टता से। जी, पहली बार किसी ने इतनी क्लियरली कहा कि भारतीय अपना संविधान खुद बनाएंगे। तो ये पहला बीज था, कह सकते हैं। लेकिन इसे एक राजनीतिक मांग बनने में कितना वक्त लगा, मतलब एक विचार से एक आंदोलन तक? ज्यादा नहीं। M.N. रॉय के विचार रखने के ठीक अगले ही साल 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। अच्छा, तुरंत ही? हाँ, लगभग तुरंत। 1935 में कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक तौर पर, मतलब ऑफिशियली, संविधान सभा की मांग को अपना लिया। कांग्रेस उस समय, आप जानते हैं, स्वतंत्रता संग्राम की सबसे बड़ी आवाज थी। जी। और उन्होंने महसूस किया कि असली राजनीतिक स्वतंत्रता तो तभी मिलेगी जब भारतीय बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अपने देश का शासन विधान, अपना संविधान खुद बना सके। तो ये मांग सिर्फ अंग्रेजों से आजादी की नहीं रह गई थी, ये अपने भविष्य के भारत का स्वरूप तय करने की मांग बन गई थी। ये एक महत्वपूर्ण मोड़ था। बिल्कुल। और फिर इसके एक साल बाद 1936 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ। वहां पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस मांग को और वजन दिया और जोर दिया। उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में बहुत जोर देकर कहा कि स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी दबाव या हस्तक्षेप के बनना चाहिए। अच्छा। और कैसे बनना चाहिए? वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा। वयस्क मताधिकार पर भी जोर था। हाँ, वयस्क मताधिकार पर। नेहरू का विजन बहुत साफ था। वो सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं चाहते थे,
वो एक ऐसे गणराज्य की स्थापना करना चाहते थे जो सामाजिक और आर्थिक न्याय, समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित हो। उनके लिए संविधान सभा एक तरह से इस सपने को हकीकत बनाने का जरिया थी। तो कांग्रेस ने नेहरू जी ने मांग को बहुत पुरजोर तरीके से उठाया। अब ब्रिटिश सरकार की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आई? क्या उन्होंने इसे आसानी से मान लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। आसानी से तो बिल्कुल नहीं माना। ब्रिटिश सरकार शुरुआत में तो इस मांग को नजरअंदाज ही करती रही, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, हालात बदले, भारत में राजनीतिक दबाव बढ़ा। हाँ, दबाव तो बढ़ ही रहा था। तो उन्हें थोड़ा झुकना पड़ा। पहली बार ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से, मतलब प्रिंसिपल में, इस मांग को 1940 के अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया। अच्छा, 1940 का अगस्त प्रस्ताव। जी, अगस्त ऑफर। इसे उस समय के वायसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो ने पेश किया था। इसमें कहा गया कि ठीक है, युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को अपना संविधान बनाने का अधिकार दिया जाएगा और इसके लिए मुख्यतः भारतीयों की एक प्रतिनिधि संस्था बनाई जाएगी। मुख्यतः शब्द पर ध्यान दीजिएगा। अच्छा, तो सैद्धांतिक तौर पर ही सही उन्होंने मान तो लिया था, फिर इसे स्वीकार क्यों नहीं किया गया? इसमें क्या पेंच थे? हाँ, सैद्धांतिक सहमति तो थी, पर इसमें कई पेंच थे, जैसा आपने कहा। पहली बात तो ये कि ये युद्ध के बाद की बात थी। युद्ध कब खत्म होगा किसी को पता नहीं था, अनिश्चित था। बिल्कुल अनिश्चित। दूसरी बात, इसमें मुख्यतः भारतीयों की संस्था की बात थी। मतलब गैर भारतीय भी हो सकते थे। एग्जैक्टली मतलब पूरा नियंत्रण भारतीयों के हाथ में नहीं था। और सबसे बड़ी बात, इसमें अभी भी डोमिनियन स्टेटस का ही जिक्र था, पूर्ण स्वतंत्रता का नहीं। अच्छा, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं। तो इन कारणों से कांग्रेस ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। मुस्लिम लीग ने भी इसे ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि इसमें पाकिस्तान बनाने की उनकी जो मांग थी, उसको साफ तौर पर स्वीकार नहीं किया गया था। तो दोनों प्रमुख पार्टियों ने इसे नहीं माना। हाँ, दोनों ने रिजेक्ट कर दिया। तो ये प्रस्ताव आया और गया, लेकिन इसने एक बात साफ कर दी कि अब संविधान सभा की मांग को ज्यादा देर तक टाला नहीं जा सकता और भारतीयों का संकल्प और मजबूत हो गया कि भाई संविधान तो बनेगा और हमारी शर्तों पर ही बनेगा। तो एक छोटा सा रिकैप अगर करें इस फेज का, 1934 में एम.एन. रॉय का विचार, 1935 में कांग्रेस की आधिकारिक मांग, 1936 में नेहरू का जोर और 1940 का अगस्त प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार की पहली, कह सकते हैं आधी अधूरी प्रतिक्रिया, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। ये सब संविधान सभा के गठन की पृष्ठभूमि तैयार कर रहा था। बिल्कुल। तो अगस्त प्रस्ताव के बाद अगला महत्वपूर्ण कदम क्या था? संविधान सभा की रूपरेखा कैसे तय हुई? किस तरह से ये आगे बढ़ा? अगला और सबसे निर्णायक कदम था 1946 का कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी, बेहद महत्वपूर्ण। देखिए, दूसरा विश्व युद्ध 1945 में खत्म हो गया था। ब्रिटेन युद्ध जीत तो गया, लेकिन आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहुत कमजोर हो गया था। हाँ, ये तो था। साथ ही भारत में स्वतंत्रता आंदोलन, खासकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद, बहुत तेज हो गया था। ब्रिटेन में क्लेमेंट एटली के नेतृत्व में नई लेबर सरकार सत्ता में आई थी, जो भारत की स्वतंत्रता के प्रति कम से कम सैद्धांतिक रूप से थोड़ी सहमत थी। हाँ, लेबर पार्टी का रुख थोड़ा नरम था। जी, तो इन बदली हुई परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार ने भारत में जो संवैधानिक गतिरोध बना हुआ था, उसे तोड़ने और सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया तय करने के लिए अपने 3 वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों का एक हाई लेवल मिशन भारत भेजने का फैसला किया। ये मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इसमें कौन कौन थे? सदस्य कौन थे इसके? इसमें 3 सदस्य थे, तीनों कैबिनेट मंत्री थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, जो भारत सचिव थे और मिशन के अध्यक्ष भी थे, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, और तीसरे थे ए.वी. अलेक्जेंडर, जो नौसेना मंत्री थे। अच्छा। इनका उद्देश्य एक ऐसी योजना सुझाना था जिसे भारत के प्रमुख राजनीतिक दल, मतलब कांग्रेस और मुस्लिम लीग, दोनों स्वीकार कर लें। ओके। और जिसके आधार पर एक संविधान बनाने वाली संस्था यानी संविधान सभा का गठन हो सके और एक अंतरिम सरकार भी बन सके। आपने स्टैफर्ड क्रिप्स का नाम लिया। ये तो 1942 में भी क्रिप्स मिशन लेकर आए थे ना? हाँ, बिल्कुल। जिसे गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। तो इस बार के मिशन में क्या अलग था? ये क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है? आपने बिल्कुल सही याद दिलाया। 1942 का क्रिप्स मिशन असफल रहा था। क्यों? क्योंकि वो भी डोमिनियन स्टेटस और युद्ध के बाद ही की बातें कर रहा था, और उसमें भी प्रांतों को संघ से अलग होने का एक विकल्प देकर कहीं ना कहीं विभाजन के बीज बोने की कोशिश थी। लेकिन 1946 का कैबिनेट मिशन कई मायनों में अलग था। पहला, ये ज्यादा शक्तिशाली था क्योंकि इसमें 3 कैबिनेट मंत्री थे, सिर्फ एक नहीं। बिल्कुल। दूसरा, इसका उद्देश्य सिर्फ प्रस्ताव देना नहीं था,
बल्कि एक व्यवहारिक योजना बनाकर उसे लागू करवाना भी था। अच्छा, ये लागू करवाने के मैंडेट के साथ आया था? जी, तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, इसने पाकिस्तान की मांग को सीधे तौर पर अस्वीकार कर दिया। ये बड़ी बात थी। हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी। हालांकि इसने प्रांतों को ग्रुपिंग यानी समूहीकरण का एक जटिल फॉर्मूला सुझाया था, जी। जिसे लेकर बाद में कांग्रेस और लीग में काफी मतभेद हुए। लेकिन पॉइंट ये है कि इसी मिशन की योजना के आधार पर हमारी संविधान सभा का गठन हुआ। तो इस योजना में संविधान सभा की संरचना, मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसे तय किया गया था? कितने सदस्य होने थे, कहाँ से आने थे? हाँ, तो कैबिनेट मिशन ने मई 1946 में अपनी योजना प्रकाशित की। इसके तहत जो संविधान सभा बननी थी, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह था। पहला, कुल सदस्य संख्या। तय हुआ कि सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। 389? जी, 389। ये संख्या उस समय की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर तय की गई थी। लगभग 10 लाख लोगों पर एक सीट का हिसाब था, मोटे तौर पर। ठीक है। दूसरा, सीटों का विभाजन। इन 389 सीटों को दो मुख्य हिस्सों में बांटा गया। एक था ब्रिटिश भारत, यानी वो प्रांत जो सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन थे। इनके लिए 296 सीटें रखी गईं। 296 ब्रिटिश भारत के लिए? हाँ, और इन 296 में से भी 292 सीटें 11 गवर्नर प्रांतों से आनी थीं और 4 सीटें मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से। मुख्य आयुक्तों के प्रांत, ये कौन से थे? ये 4 थे: दिल्ली, अजमेर मारवाड़, कुर्ग जो आज कर्नाटक में है, और ब्रिटिश बलूचिस्तान जो अब पाकिस्तान में है। अच्छा, दिल्ली, अजमेर मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। जी, तो 296 सीटें ब्रिटिश भारत की हो गईं। अब बची हुई 93। हाँ, 93। ये 93 सीटें देसी रियासतों, प्रिंसली स्टेट्स के लिए थीं। मतलब वो इलाके जहाँ राजाओं या नवाबों का शासन था, जो सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन नहीं थे, पर उनके साथ संधियां थी। अच्छा, तो 296 ब्रिटिश भारत और 93 देसी रियासतें, कुल 389। बिल्कुल। अब तीसरा पॉइंट था चुनाव का तरीका। ब्रिटिश भारत की जो 296 सीटें थीं, उनके लिए चुनाव अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट तरीके से होना था। अप्रत्यक्ष मतलब आम जनता वोट नहीं डालती? हाँ, आम जनता सीधे संविधान सभा के सदस्यों को नहीं चुनती, बल्कि हर प्रांत की जो विधानसभा थी, जिसके सदस्य 1945-46 के चुनावों में जनता ने चुने थे, उस विधानसभा के सदस्य ही संविधान सभा के सदस्यों को चुनते। अच्छा, यानी प्रांतीय विधानसभा के सदस्य चुन रहे थे? जी, और किस आधार पर? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। चौथा पॉइंट, प्रतिनिधित्व का आधार। ब्रिटिश भारत की सीटों का आवंटन 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया गया था। मुस्लिम, सिख सिर्फ पंजाब और NWFP में, और सामान्य, जनरल, यानी मुस्लिम और सिख को छोड़ के बाकी सब। ये सांप्रदायिक आधार पर हुआ। हाँ, ये सांप्रदायिक आधार पर था। और 5वां पॉइंट, रियासतों के प्रतिनिधि। जो देसी रियासतों की 93 सीटें थीं, उनके लिए प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं होना था। चुनाव नहीं, तो फिर कैसे? उनका मनोनयन यानी नॉमिनेशन होना था। कौन करता? रियासतों के प्रमुख, यानी राजा या नवाब। अच्छा, तो रियासतों से सदस्य चुने हुए नहीं, मनोनीता ने थे। जी, ये एक महत्वपूर्ण अंतर था। इसने सभा के पूरी तरह से लोकतांत्रिक चरित्र पर कुछ सवाल जरूर खड़े किए थे उस वक्त। आपने 2 शब्द इस्तेमाल किए, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। क्या आप इन्हें थोड़ा और आसान शब्दों में समझा सकते हैं हमारे सुनने वालों के लिए? हाँ, जरूर। देखिए, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का सीधा सीधा मतलब यह था कि हर समुदाय के प्रतिनिधि उसी समुदाय के सदस्यों द्वारा चुने जाने थे। मतलब प्रांतीय विधानसभाओं में जो मुस्लिम सदस्य थे, वो केवल मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए वोट करते। सिख सदस्य केवल सिख उम्मीदवारों के लिए, और बाकी सदस्य यानी हिंदू, ईसाई, पारसी, एंग्लो इंडियन, ये सब सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए वोट करते। अच्छा, यानी वोटर भी समुदाय के आधार पर बंटे हुए थे? जी, ये व्यवस्था अंग्रेजों ने भारत में पहले भी लागू की थी, जैसे 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधारों में, और इसका उद्देश्य कहीं ना कहीं भारतीय समाज को बांटना ही था। कैबिनेट मिशन ने भी इसे जारी रखा। और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, इसका मतलब है कि जितनी प्रतिशत वोट किसी पार्टी या समूह को मिलते हैं, लगभग उतने ही प्रतिशत सीटें उसे मिलती हैं। इसमें एकल संक्रमणीय मत यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट STV पद्धति का इस्तेमाल किया गया। ये वही सिस्टम है जो आज भारत में राज्यसभा और राष्ट्रपति चुनावों में इस्तेमाल होता है। अच्छा, STV वाला सिस्टम। हाँ,
इसका फायदा ये होता है कि छोटे समूहों को भी उनकी संख्या के अनुपात में कुछ न कुछ प्रतिनिधित्व मिल जाता है। तो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों में इसी प्रणाली से संविधान सभा के सदस्यों को चुना था। समझ गई। ये तो वाकई काफी जटिल प्रक्रिया लगती है। तो इस योजना के आधार पर जब चुनाव हुए जुलाई-अगस्त 1946 में, तो नतीजे क्या रहे? क्या उम्मीद के मुताबिक थे? हाँ, चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में हुए ब्रिटिश भारत की 296 सीटों के लिए, और नतीजे काफी हद तक अपेक्षित ही थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। उन्हें 208 सीटें मिली। 208, ये तो बहुत बड़ा बहुमत था। हाँ, बहुत बड़ा बहुमत। इसमें सामान्य श्रेणी की लगभग सभी सीटें शामिल थीं। इससे कांग्रेस की जो अखिल भारतीय पकड़ थी वो एकदम साफ हो गई। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। मुसलमानों के लिए जो 78 सीटें आरक्षित थीं, उनमें से 73 सीटें लीग ने जीतीं। 73 सीटें। जी, इससे ये भी साबित हो गया कि मुस्लिम लीग उस समय भारतीय मुसलमानों की प्रमुख प्रतिनिधि पार्टी बन चुकी थी। बाकी बची हुई 15 सीटें छोटे मोटे समूहों और स्वतंत्र उम्मीदवारों को मिली, जैसे यूनियनिस्ट पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, अनुसूचित जाति फेडरेशन वगैरह। ठीक है। लेकिन चुनाव नतीजों के बाद स्थिति सुलझने के बजाय और उलझ गई। कैसे? मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना की व्याख्या को लेकर कांग्रेस से मतभेद होने का हवाला दिया और अपनी पाकिस्तान की मांग पर वो अड़े रहे। उन्होंने संविधान सभा में शामिल होने से इनकार कर दिया और बाद में इसका पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया। बहिष्कार कर दिया? हाँ, बाइकॉट। लीग का तर्क यह था कि कांग्रेस बहुल सभा में मुसलमानों के हित सुरक्षित नहीं रहेंगे और उन्हें अपना अलग राष्ट्र चाहिए ही चाहिए। ये एक तथ्यात्मक स्थिति है, इसे समझना जरूरी है, बिना किसी का पक्ष लिए। तो मुस्लिम लीग के बहिष्कार का संविधान सभा के गठन और उसके काम पर क्या असर पड़ा? मतलब क्या सभा बन ही नहीं पाई या काम रुका रहा? लीग का बहिष्कार निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा झटका था। इससे सभा की जो यूनिवर्सैलिटी थी उस पर सवाल उठा और देश के विभाजन की आशंका और भी ज्यादा बढ़ गई। इतना ही नहीं, जो 93 रियासतें थीं उन्होंने भी शुरुआत में सभा से दूरी बनाए रखी। वो भी थोड़ा वेट एंड वॉच मोड में थे। उन्होंने अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे शुरू में। तो फिर क्या हुआ? लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद संविधान सभा का गठन हुआ और उसने अपना काम शुरू किया। लीग के बहिष्कार का मतलब था कि शुरुआत में उनकी सीटें खाली रहीं, लेकिन जो सदस्य चुने गए थे, खासकर कांग्रेस के, उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया और रियासतें भी वो धीरे धीरे एक एक करके शामिल होती गईं। तो काम रुका नहीं, बल्कि एक अलग दिशा में आगे बढ़ा जिसमें विभाजन की छाया साफ दिख रही थी। चलिए एक बार फिर से इस हिस्से को संक्षेप में देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन योजना 1946 ने संविधान सभा की संरचना तय की। 389 सदस्य, 296 ब्रिटिश भारत प्लस 93 रियासतें। चुनाव का तरीका तय किया, अप्रत्यक्ष चुनाव, सांप्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व और रियासतों से मनोनयन। चुनावों में कांग्रेस को भारी बहुमत मिला। मुस्लिम लीग ने भी मुस्लिम सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन बाद में लीग ने सभा का बहिष्कार कर दिया और रियासतें भी शुरू में शामिल नहीं हुई। ठीक है। तो इन मुश्किल परिस्थितियों में, इतनी अनिश्चितता के बीच, संविधान सभा की पहली बैठक कब और कैसे हुई और उसने अपना काम कैसे शुरू किया? हम ये बहुत महत्वपूर्ण है। तमाम अनिश्चितताओं और मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बीच स्वतंत्र भारत की संविधान सभा की पहली ऐतिहासिक बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946। जी। कहाँ हुई? नई दिल्ली के काउंसिल चेंबर के पुस्तकालय भवन में, जिसे आज हम संसद भवन का सेंट्रल हॉल कहते हैं। सेंट्रल हॉल। जी। ये भारतीय इतिहास का एक, कह सकते हैं, सुनहरा पल था। पहली बार भारतीय अपने भाग्य का फैसला करने के लिए औपचारिक रूप से एक साथ बैठे थे। इस पहली बैठक में कुल 211 सदस्य उपस्थित थे। 211? 389 में से? हाँ, क्योंकि मुस्लिम लीग नहीं आई थी और रियासतों ने भी प्रतिनिधि नहीं भेजे थे। अच्छा। अब फ्रांस की एक परंपरा है, उसी का पालन करते हुए सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें सभा का अस्थायी अध्यक्ष यानी टेम्पररी चेयरमैन चुना गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष। जी। फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से सभा का स्थायी अध्यक्ष यानी परमानेंट चेयरमैन चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ, और साथ ही 2 उपाध्यक्ष भी चुने गए, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। अच्छा, 2 उपाध्यक्ष थे। जी। तो इस तरह से सभा ने अपनी कार्यप्रणाली स्थापित करनी शुरू कर दी। और वो उद्देश्य प्रस्ताव जिसका जिक्र बार बार आता है, वो कब आया और उसका क्या महत्व था? हाँ, उद्देश्य प्रस्ताव वो भी बहुत जल्दी आया।
पहली बैठक के ठीक 4 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर को। जी 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभा के सामने वो ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पेश किया। ये सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं था, ये एक तरह से संविधान की आत्मा थी, उसका दर्शन, उसके लक्ष्य, उसका पूरा खाका था। इसने वो दिशा तय की जिस पर चलकर हमारे संविधान का निर्माण होना था। ये सुनने में ही बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है। इस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या मुख्य बातें थीं जिन्होंने संविधान की नींव रखी? क्या आप कुछ बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इसमें कई बुनियादी और बहुत दूरगामी बातें कही गई थी। जैसे पहली बात, भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य यानी इंडिपेंडेंट सॉवरन रिपब्लिक होगा और अपने भविष्य के शासन के लिए एक संविधान बनाएगा। स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य। जी। दूसरी बात, ब्रिटिश भारत के क्षेत्र, भारतीय रियासतें और ऐसे अन्य क्षेत्र जो अपनी मर्जी से भारत में शामिल होना चाहें, वो सब मिलकर एक संघ यानी यूनियन बनाएंगे। तीसरी बात, इन सभी क्षेत्रों को स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी मिलेगी और उनके पास वो सारी शक्तियां होंगी जो संघ को नहीं सौंपी गई हैं। ये एक तरह से संघीय ढांचे की ओर इशारा था। फेडरल स्ट्रक्चर। हाँ। चौथी बात, सरकार की सारी शक्तियों और प्राधिकार का स्रोत कौन होगा? भारत की जनता। जनता यानी लोकतंत्र। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, संघ बनाने और कार्य करने की स्वतंत्रता होगी। हाँ, सार्वजनिक नैतिकता के अधीन। ये मौलिक अधिकारों की झलक थी इसमें। फंडामेंटल राइट्स का बेसिस जी। कॉन्स्टिट्यूशन का। छठी बात, अल्पसंख्यकों, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों, दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय यानी एडिक्वेट सेफगार्ड्स किए जाएंगे। सातवीं, गणराज्य की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखा जाएगा। और आठवीं, भारत विश्व शांति और मानव कल्याण को बढ़ावा देने के लिए अपना पूरा योगदान देगा। आप देख सकते हैं कि ये प्रस्ताव कितना व्यापक, कितना दूरदर्शी और कितना प्रगतिशील था। इसने भावी संविधान के मूल दर्शन को एकदम स्पष्ट कर दिया था। हाँ, ये तो वाकई बहुत व्यापक था। और ये दिलचस्प है कि उद्देश्य प्रस्ताव में स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य का जिक्र तो था, लेकिन समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं थे। बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा आपने। तो ये शब्द तो बाद में प्रस्तावना में 42वें संशोधन से जोड़े गए। जी। तो ये शायद दिखाता है कि संविधान निर्माण एक डायनामिक, एक जीवंत प्रक्रिया थी जहां विचार समय के साथ विकसित हुए और परिस्थितियों के अनुसार ढले। बिल्कुल सही कहा आपने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। उद्देश्य प्रस्ताव ने नींव रखी, लेकिन संविधान बनाते समय उसमें बहुत सी चीजें जुड़ी और विकसित हुई, बहस हुई। इस उद्देश्य प्रस्ताव पर सभा में लगभग 8 दिन तक गहन बहस चली। सदस्यों ने इसके हर शब्द, हर पहलू पर विचार किया और अंततः 22 जनवरी 1947 को सभा ने इसे सर्वसम्मति से यूनानिमसली स्वीकार कर लिया। 22 जनवरी 1947। जी। और यही उद्देश्य प्रस्ताव, जैसा मैंने कहा, बाद में हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल का आधार बना, जिसे हम संविधान का सार या उसकी आत्मा भी कहते हैं। तो सभा ने काम शुरू कर दिया, उद्देश्य प्रस्ताव भी पास हो गया। लेकिन फिर अगस्त 1947 में देश का विभाजन हो गया, भारत और पाकिस्तान बन गए। इसका संविधान सभा पर क्या असर पड़ा? विभाजन का संविधान सभा पर सीधा और बहुत गहरा असर पड़ा। भारत और पाकिस्तान 2 अलग डोमिनियन बन गए। जी। माउंटबेटन योजना जो 3 जून 1947 को आई थी, और फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इनके तहत वो क्षेत्र जो पाकिस्तान में शामिल हो गए, जैसे पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल। हाँ, पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल, सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत NWFP और असम का सिलहट जिला। इन क्षेत्रों से जो सदस्य संविधान सभा के लिए चुने गए थे, वो अब भारत की सभा का हिस्सा नहीं रहे। स्वाभाविक है। जी। मुस्लिम लीग के अधिकांश सदस्य पाकिस्तान चले गए। इसका नतीजा क्या हुआ? भारतीय संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। जो मूल योजना में 389 सीटें तय हुई थीं, वो संख्या घटकर अब 299 रह गई। 389 से 299, काफी कम हो गई। हाँ, काफी कम। इसमें से ब्रिटिश भारतीय प्रांतों की सीटें 296 से घटकर 229 हो गईं और देसी रियासतों की सीटें 93 से घटकर 70 रह गईं। अच्छा। और एक और बात हुई, देसी रियासतें जो पहले थोड़ी हिचक रही थीं, अब वो भी धीरे धीरे सभा में शामिल होने लगें, क्योंकि अब तस्वीर ज्यादा साफ हो गई थी। तो इतनी बड़ी उथल-पुथल, मतलब देश का बंटवारा, उसका दर्द, सांप्रदायिक दंगे, क्या इन सब का सभा के काम पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ा? क्या माहौल ठीक रहा? देखिए, चुनौतियां तो अभूतपूर्व थीं। माहौल बहुत तनावपूर्ण था, बहुत दर्दनाक था।
इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अद्भुत बात यह है कि इन सब के बावजूद जो पुनर्गठित संविधान सभा थी, उसने और भी ज्यादा दृढ़ संकल्प के साथ अपना काम जारी रखा। अब ये सभा सिर्फ संविधान निर्माता ही नहीं रही, अब ये स्वतंत्र भारत की पहली अस्थायी संसद यानी प्रोविजनल पार्लियामेंट भी बन गई। अच्छा, संसद का काम भी कर रही थी। जी, जब तक 1952 में पहले आम चुनाव नहीं हुए और नई संसद नहीं बनी, तब तक इसी सभा ने संविधान लागू होने तक देश के लिए सामान्य कानून भी बनाए और शासन चलाने में भी मदद की। और विभाजन के बाद सभा की स्थिति और ज्यादा संप्रभु यानी सॉवरेन हो गई। क्यों? क्योंकि अब उस पर ब्रिटिश संसद का कोई नियंत्रण नहीं रहा। हाँ, अब तो वो पूरी तरह स्वतंत्र थी। पूरी तरह से। तो ये अपने आप में भारत के लचीलेपन और उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक था। सही कहा। अब अगर हम संविधान सभा के समग्र कार्य और उसकी विरासत यानी लेगेसी पर एक नजर डालें, तो उसका पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम तो बिना किसी शक के भारत के लिए एक विस्तृत और स्थायी संविधान का निर्माण करना था। एक ऐसा संविधान जो भारत की इतनी जटिल सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विविधताओं को समेट सके और करोड़ों लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर सके। लेकिन क्या इसकी भूमिका सिर्फ संविधान लिखने तक की सीमित थी? हाँ। या और भी कुछ किया इस? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे मैंने कहा, ये स्वतंत्र भारत की पहली संसद के रूप में भी काम कर रही थी। तो इसने कई साधारण कानून बनाए, इसने भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता का अनुमोदन किया मई 1949 में, इसने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947। जी, और फिर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत 24 जनवरी 1950। हाँ, और उसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में भी चुना। अच्छा, ये सब काम भी संविधान सभा ने ही किए। जी, लेकिन इससे भी बढ़कर ये सभा एक विचार मंथन का, एक डिबेट का बहुत बड़ा मंच बन गई। यहाँ देश के कोने कोने से आए अनुभवी नेता थे, कानून के बड़े बड़े जानकार थे, समाज सुधारक थे, अलग अलग विचारधाराओं के प्रतिनिधि थे। हाँ, विविधता तो बहुत थी। बहुत ज्यादा। और उन्होंने लोकतंत्र, नागरिक अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार, सामाजिक न्याय, केंद्र राज्य संबंध, ऐसे अनगिनत मुद्दों पर बहुत गंभीर और बहुत खुली बहस की। अगर आप कभी संविधान सभा की बहसों, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के वॉल्यूम उठाकर पढ़ें, तो आपको अंदाजा होगा कि हर अनुच्छेद, हर शब्द पर कितनी गहराई से विचार विमर्श हुआ था। हाँ, वो डिबेट्स तो पढ़ने लायक है। बिल्कुल, ये सिर्फ कानून बनाने की प्रक्रिया नहीं थी, ये असल में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया थी। यानी ये सिर्फ एक ड्राफ्टिंग कमेटी नहीं थी, बल्कि ये उस समय के भारत की सामूहिक बुद्धिमत्ता, उसकी चेतना और उसकी आकांक्षाओं का प्रतिबिंब थी। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, प्रतिबिंब। ये सभा इस बात का प्रतीक थी कि भारत सदियों के गुलामी के बाद भी अपनी नियति, अपना भाग्य खुद तय करने में सक्षम है। इसने दुनिया को दिखाया कि भारत जैसा विशाल और इतना विविधतापूर्ण देश भी लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण विचार विमर्श के जरिए अपने लिए एक शासन व्यवस्था बना सकता है। ये भारत की राजनीतिक परिपक्वता का जीता जागता प्रमाण था। तो आज हमने देखा कि संविधान सभा का गठन कोई एक दिन की घटना नहीं थी, बल्कि एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी। 1934 में एमएन रॉय के विचार से शुरू होकर फिर कांग्रेस की मांग, नेहरू जी का दृष्टिकोण, अगस्त प्रस्ताव की नाकामी, फिर 1946 की कैबिनेट मिशन योजना, उसके तहत हुए चुनाव, मुस्लिम लीग का बहिष्कार, 9 दिसंबर 1946 की पहली बैठक, नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव और फिर विभाजन के बाद पुनर्गठित सभा का संविधान निर्माण को अंतिम रूप देना, ये पूरी यात्रा वाकई संघर्षों, चुनौतियों और दृढ़ संकल्प की कहानी है। निश्चित रूप से। और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये केवल घटनाओं का एक क्रम याद करना नहीं है, ये उन सिद्धांतों और मूल्यों को समझने की कुंजी है जिन पर हमारा संविधान और हमारा लोकतंत्र आधारित है। कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधान क्या थे, चुनाव का तरीका क्या था, सीटों का आवंटन कैसे हुआ, उद्देश्य प्रस्ताव के मुख्य बिंदु क्या थे, विभाजन का क्या प्रभाव पड़ा, ये सब अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हाँ, ये सब फैक्ट्स बहुत जरूरी हैं। जी, लेकिन सिर्फ तथ्य याद करना काफी नहीं है। इसके पीछे की सोच, उस समय की मजबूरियां क्या थीं, नेताओं की दूरदर्शिता क्या थी, इसको समझना जरूरी है। ये कहानी हमें बताती है कि हमारा संविधान किन बहसों और किन समझौतों का नतीजा है। आज की इस विस्तृत चर्चा के बाद एक विचार मन में आता है। जरा सोचिए, उस दौर की विकट परिस्थितियां थीं,
लीग का बहिष्कार था, देश का बंटवारा हो रहा था, रियासतों के विलय की एक बहुत जटिल समस्या थी, करोड़ों लोगों का विस्थापन, भयानक सांप्रदायिक हिंसा। इन सब के बीच हमारे उस समय के नेताओं ने न केवल एक संविधान बनाया, बल्कि एक ऐसा संविधान बनाया जो आज भी, इतने सालों बाद भी हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। ये उस पीढ़ी के नेतृत्व की किस असाधारण क्षमता, उनकी दूरदर्शिता और उनकी राष्ट्रीय एकता की भावना को दर्शाता है। शायद इस पर विचार करना हमें अपने संविधान और लोकतंत्र की जड़ों को और गहराई से समझने में मदद करेगा। ये विषय है हमारे देश की बुनियाद, भारतीय संविधान का निर्माण। बिल्कुल। और जब हम संविधान की बात करते हैं ना, तो अक्सर हमारे दिमाग में बस वो नियम कानून की एक मोटी किताब की तस्वीर आ जाती है। हाँ, वही लगता है। पर ये उससे कहीं ज्यादा है। मतलब ये एक कहानी है, एक नए राष्ट्र के जन्म की कहानी, उसके सपनों की, उसकी उम्मीदों की। तो आज हम इसी कहानी की परतें खोलेंगे, समझेंगे कि कैसे इतने विविध, इतने बड़े देश के लिए एक साझा दस्तावेज तैयार हुआ। तो आज की हमारी इस चर्चा का फोकस रहेगा संविधान सभा पर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसे कहते हैं, उन नेताओं पर जिन्होंने इसे दिशा दी, उन महत्वपूर्ण तारीखों पर जिन्होंने इतिहास रचा, और हाँ, वो पूरी प्रक्रिया जिससे हमारा संविधान आखिर बना। जी। और ये सारी जानकारी आपके दिए गए स्रोतों पर आधारित है। कोशिश यही रहेगी कि इसे एकदम सरल, समझने योग्य तरीके से प्रस्तुत किया जाए ताकि कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएं। हाँ, जरूर। चलिए शुरू करते हैं संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। देखिए, इसकी स्थापना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना थी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सभा के ना 2 बड़े काम थे। मतलब इसकी भूमिका दोहरी थी। हाँ, ये बात अक्सर स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं, दोहरी भूमिका। थोड़ा और समझाइए इसे, मतलब कैसे? देखिए, एक तरफ तो ये आजाद भारत की पहली संसद की तरह काम कर रही थी, है ना? मतलब देश के लिए जो जरूरी कानून थे वो बना रही थी, जिसे हम लेजिस्लेटिव फंक्शन कहते हैं। अच्छा। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी, वो थी देश के लिए एक स्थायी संविधान का निर्माण करना। तो ये एक ही समय में कानून निर्माता भी थी और संविधान निर्माता भी। ये बहुत यूनिक था। अच्छा, यानी ये सिर्फ संविधान बनाने के लिए नहीं बैठी थी, बल्कि उस समय देश चलाने के लिए जो भी जरूरी कानून थे वो भी यही सभा बना रही थी। वाह! और इसकी बनावट वो भी तो कुछ खास थी, सुना है? बिल्कुल, बहुत खास। ये सभा सचमुच एक मिनी इंडिया थी, आप कह सकते हैं। इसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों से चुने हुए प्रतिनिधि थे और साथ ही जो देसी रियासतें थीं, प्रिंसली स्टेट्स, उनके मनोनीत सदस्य भी शामिल थे। अच्छा, दोनों थे? हाँ, कोशिश ये थी कि भारत के हर कोने, हर धर्म, हर वर्ग, हर समुदाय को इसमें आवाज मिले। और इसी विविधता ने, इसी रिप्रेजेंटेशन ने हमारे संविधान को इतना समावेशी यानी इंक्लूसिव बनाया। और इन सब का एक साझा लक्ष्य था, एक ऐसा संविधान बनाना जो हर भारतीय के लिए न्याय यानी जस्टिस, स्वतंत्रता यानी लिबर्टी, समानता यानी इक्वालिटी और बंधुत्व यानी फ्रेटर्निटी सुनिश्चित करें। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, ये आजादी के आंदोलन के आदर्श थे जिन्हें अब जमीन पर उतारना था। इतने बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए जाहिर है बहुत मजबूत नेतृत्व की जरूरत पड़ी होगी। कौन थे वो प्रमुख लोग जिन्होंने इस ऐतिहासिक काम को संभाला? देखिए, सबसे पहले जिक्र आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। उन्हें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उनका जो व्यक्तित्व था ना, बिल्कुल शांत, सुलझा हुआ, विनम्रता और भारतीय मूल्यों की गहरी समझ, इसने सभा की जो अक्सर गर्मागर्म बहसें होती थी, उनको सही दिशा देने में बहुत मदद की। हाँ, आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। सोचिए, इतनी अलग अलग विचारधाराओं के लोग, उनके बीच सहमति बनाना कितना मुश्किल काम रहा होगा। यहीं पर उनके जैसे नेता की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। और बाद में, जैसा हम सब जानते हैं, वे स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने। ये उनके प्रति देश के सम्मान का प्रतीक था। लेकिन स्थायी अध्यक्ष चुने जाने से पहले मुझे लगता है कोई अस्थायी व्यवस्था भी थी, है ना? हाँ, बिल्कुल। जब सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, तो परंपरा के अनुसार सभा के जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अच्छा। ये एक प्रतीकात्मक कदम भी था, मतलब जो सभा की गंभीरता और अनुभव के प्रति सम्मान दिखाता था। उनका होना एक तरह से आप कह सकती हैं अतीत के संघर्षों और भविष्य की आकांक्षाओं के बीच एक पुल जैसा था। अच्छा, तो अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष के अलावा क्या और भी महत्वपूर्ण पद थे जो सभा के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने में मदद कर रहे थे? निश्चित रूप से। सभा का कामकाज व्यवस्थित ढंग से चले, इसके लिए उपाध्यक्षों, वाइस प्रेसिडेंट्स की भी अहम भूमिका थी। वीटी कृष्णमाचारी और एचसी मुखर्जी,
इन दोनों ने अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्रवाई का संचालन किया और अनुशासन बनाए रखने में मदद की। इसके अलावा जीवी मावलंकर, जो बाद में भारत की पहली लोकसभा के अध्यक्ष बने, वो उस समय संविधान सभा के विधायी कार्यों की, मतलब जो कानून बनाने वाला काम था, उसकी अध्यक्षता करते थे। उनका संसदीय प्रक्रियाओं का अनुभव बहुत काम आया। ये तो हुए वो लोग जो सभा का संचालन कर रहे थे, लेकिन संविधान के जो तकनीकी कानूनी पहलू थे, उन पर सलाह देने के लिए भी तो कोई विशेषज्ञ रहे होंगे। हाँ, यहीं पर सर BN राव का नाम लेना बहुत जरूरी है। वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। वो सिर्फ एक कानूनविद नहीं थे, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और दुनिया भर के संविधानों के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उन्होंने अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड, ब्रिटेन जैसे कई देशों के संविधानों का बहुत गहरा अध्ययन किया था। अच्छा, उनके इस अध्ययन का क्या फायदा हुआ? क्या उन्होंने कोई शुरुआती ढांचा, कोई ड्राफ्ट तैयार किया था? बिल्कुल, अपने इसी ज्ञान और अध्ययन के आधार पर उन्होंने संविधान का एक पहला मसौदा, एक इनिशियल ड्राफ्ट तैयार किया। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक कच्चा खाका नहीं था। इसने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली जो प्रारूप समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके काम के लिए एक ठोस जमीन तैयार की। प्रारूप समिति ने इसी मसौदे पर फिर विस्तार से काम किया, बहस की, संशोधन किए। तो BN राव का योगदान आप कह सकते हैं नींव के पत्थर जैसा था, भले ही वो सभा के सदस्य नहीं थे। और जब इतने सारे विचार आते हैं, इतनी बहसें होती हैं, तो उन्हें एक सटीक कानूनी भाषा में ढालना, ये भी तो एक चुनौती होती होगी। बहुत बड़ी चुनौती। यहीं पर SN मुखर्जी की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। वो मुख्य प्रारूपकार थे, चीफ ड्राफ्ट्समैन। उनका काम था कि सभा में जो भी विचार व्यक्त किए गए हैं, जो सिद्धांत तय हुए हैं, उनको स्पष्ट, बिल्कुल अनएम्बिग्युअस कानूनी भाषा देना। सही बात है। संविधान की भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसकी व्याख्या आसानी से हो सके और जो समय की कसौटी पर भी खरी उतरे। और ये काम उन्होंने बखूबी निभाया। तो ये एक तरह से पूरा टीम वर्क था। नेता दिशा दे रहे थे, सलाहकार ज्ञान मुहैया करा रहे थे और प्रारूपकार उसे शब्दों में ढाल रहे थे। सबने मिलकर भारतीय परंपराओं और आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों के बीच एक संतुलन साधने की कोशिश की। एकदम सही कहा आपने। ये किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक सामूहिक प्रयास, एक कलेक्टिव विजडम का नतीजा था। इस पूरी यात्रा में कुछ तारीखें ऐसी हैं जो मील का पत्थर बन गईं, जैसे 22 जुलाई 1947। इस तारीख का क्या महत्व है? 22 जुलाई 1947 ये वो दिन है जब संविधान सभा ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को उसके वर्तमान स्वरूप में अपनाया। ये आज़ाद भारत की पहचान का प्रतीक था। इसे पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन किया था। इसके 3 रंग, केसरिया जो साहस और बलिदान का प्रतीक है, सफ़ेद जो शांति और सच्चाई का, और हरा जो समृद्धि और विकास का प्रतीक है, और बीच में अशोक चक्र जो धर्म यानी कर्तव्य और न्याय का निरंतर चलता पहिया है। इसका बहुत गहरा अर्थ है। ये सिर्फ एक झंडा नहीं है, ये हमारे राष्ट्र की आत्मा का प्रतिबिंब है। तिरंगे को अपनाने के बाद एक और महत्वपूर्ण निर्णय मई 1949 में लिया गया, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ की सदस्यता। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं हटता कि एक देश जो आज़ाद गणराज्य बनने जा रहा है, वो राष्ट्रमंडल का सदस्य बन रहा है? हाँ, ये सवाल उस समय भी उठा था। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता इस शर्त पर स्वीकार की कि वह एक संप्रभु गणराज्य, एक सॉवरेन रिपब्लिक बना रहेगा और ब्रिटेन के राजा या रानी को भारत का प्रमुख नहीं मानेगा। अच्छा, ये शर्त थी? जी। ये फैसला भारत की विदेश नीति की परिपक्वता दिखाता है कि दुनिया के साथ जुड़ना है, लेकिन अपनी शर्तों पर, अपनी संप्रभुता से कोई समझौता किए बिना। और फिर वो दिन आया जब संविधान लगभग तैयार हो चुका था, 24 जनवरी 1950। ये संविधान सभा का शायद आखिरी सत्र था, है ना? इस दिन क्या-क्या हुआ? 24 जनवरी 1950 ये दिन तो भारतीय इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। बहुत ही भावुक और ऐतिहासिक दिन था ये। इसी दिन संविधान सभा ने रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। जी। और साथ ही बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखे गए वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण काम क्या हुआ उस दिन? सबसे महत्वपूर्ण, इसी दिन संविधान के अंतिम सुलिखित यानी कैलीग्राफ्ट मसौदे पर सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। कुल 284 सदस्यों ने उस दिन हस्ताक्षर किए थे। 284? हाँ, और ये जानना बहुत दिलचस्प है और गर्व की बात भी है कि इन हस्ताक्षर करने वालों में 15 महिला सदस्य भी शामिल थीं। अरे वाह, 15 महिलाएं? जी,
ये उस दौर में लैंगिक समावेशिता, जेंडर इंक्लूसिविटी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। ये दिखाता है कि नए भारत की नींव बराबरी के सिद्धांतों पर रखी जा रही थी। और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में भी चुना गया। तो एक तरह से ये गुलामी से पूर्ण लोकतंत्र की ओर यात्रा का समापन बिंदु था। बिल्कुल। तो ये तारीखें सिर्फ कैलेंडर की तारीखें नहीं हैं, ये हमारे राष्ट्रीय गौरव, हमारी पहचान और हमारे लोकतंत्र के सफर के प्रतीक हैं। इतना बड़ा, इतना विस्तृत संविधान बनाने में समय तो काफी लगा होगा। हाँ, काफी समय लगा। कुल मिलाकर 2 साल, 11 महीने और 17 दिन। कुछ स्रोत 18 दिन भी कहते हैं, लेकिन 17 दिन ज्यादा मान्य है। करीब 3 साल। हाँ, लगभग। ये दिखाता है कि कितनी गहन चर्चा हुई, कितना विचार विमर्श हुआ, कितनी मेहनत इस काम में लगी। ऐसा नहीं था कि बस जल्दी जल्दी में बना दिया। लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया। मसौदे पर 114 दिनों तक बहस चली। तो ये कोई जल्दबाजी में तैयार किया गया दस्तावेज बिल्कुल नहीं था। संविधान बनकर तैयार हुआ और इसे अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन को हम अब संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन ये लागू तो 26 जनवरी 1950 को हुआ। ये 2 महीने का अंतर क्यों रखा गया? और क्या 26 नवंबर को कुछ भी लागू नहीं हुआ था? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को पारित कर दिया, अपना लिया, एडॉप्टेड एंड एनेक्टेड जिसे कहते हैं। इसीलिए ये संविधान दिवस है। ठीक है। लेकिन इसे पूरी तरह से लागू करने के लिए, कमेंस्ड करने के लिए 26 जनवरी 1950 की तारीख चुनी गई। पर ऐसा नहीं है कि 26 नवंबर को कुछ भी लागू नहीं हुआ। कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान थे, जैसे नागरिकता यानी सिटीजनशिप, चुनाव यानी इलेक्शंस, अंतरिम संसद यानी प्रोविजनल पार्लियामेंट और कुछ अस्थायी प्रावधान। इनसे जुड़े अनुच्छेद उसी दिन यानी 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गए थे। अच्छा, क्यों? ऐसा इसलिए किया गया ताकि सत्ता का हस्तांतरण और नए गणतंत्र की व्यवस्था आसानी से स्थापित हो सके, कोई खालीपन, कोई वैक्यूम न रहे। और 26 जनवरी की तारीख चुनने का क्या खास कारण था? इसका कोई ऐतिहासिक महत्व है? हाँ, इसका एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। 26 जनवरी 1930 को लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज यानी पूरी आजादी की घोषणा की गई थी और उस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। ओह हाँ, पूर्ण स्वराज दिवस। बिल्कुल। उसी ऐतिहासिक दिन की याद में और उसे सम्मान देने के लिए, संविधान को पूरी तरह लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 की तारीख चुनी गई और इसी दिन भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना। ये तो बहुत रोचक जानकारी है। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि संविधान सभा ने अपना एक प्रतीक चिन्ह, एक सील भी अपनाया था। हाँ, बिल्कुल। हाथी को संविधान सभा के प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। हाथी? क्यों? देखें, हाथी को भारतीय संदर्भ में ज्ञान का, शक्ति का, स्थिरता का और हमारी प्राचीन विरासत का प्रतीक माना जाता है। तो ये चुनाव भी संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता को दिखाता है। वो एक ऐसा संविधान बना रहे थे जो भारत की जड़ों से जुड़ा हो और भविष्य के लिए एक मजबूत, स्थिर नींव प्रदान करे। अभी तक हमने संविधान के कानूनी और राजनीतिक पहलुओं की बात की, लेकिन भारतीय संविधान की एक और खासियत है जो अक्सर चर्चा में नहीं आती, उसकी कलात्मकता। कहा जाता है कि इसकी जो मूल प्रति है वो अपने आप में एक कलाकृति है। ये बिल्कुल सच है। हमारा संविधान सिर्फ कानूनों का संग्रह नहीं है, ये भारतीय कला और संस्कृति का भी एक अद्भुत नमूना है। इसकी जो मूल प्रतियां हैं हिंदी और अंग्रेजी में, उन्हें हाथ से लिखा गया है और विश्व प्रसिद्ध कलाकारों ने उन्हें सजाया है। सच में? और हाथ से लिखा गया है? किसने किया था इस सजावट का काम? इस कलात्मक कार्य का नेतृत्व शांति निकेतन के महान कलाकार नंदलाल बोस ने किया था, जो रविंद्रनाथ टैगोर के सहयोगी थे। उनके मार्गदर्शन में शांति निकेतन के कई कलाकारों ने संविधान के पन्नों के किनारों पर, बॉर्डर्स पर सुंदर चित्र और डिजाइन बनाए। अच्छा, कैसे चित्र? ये चित्र भारतीय इतिहास और संस्कृति की कहानी कहते हैं। मतलब मोहनजोदड़ो की मोहरों से लेकर वैदिक काल, रामायण, महाभारत, बुद्ध, महावीर, मौर्य, गुप्त काल, मध्यकालीन भारत और फिर स्वतंत्रता संग्राम तक के दृश्य इसमें शामिल हैं। हर भाग की शुरुआत में एक चित्र है जो उस भाग के विषय से जुड़ा हुआ है। क्या नंदलाल बोस के अलावा और भी कलाकार थे इसमें शामिल? हाँ, उनके एक प्रमुख शिष्य थे बेओहर राम मनोहर सिन्हा। उनका नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रस्तावना, प्रियम्बल वाले पन्ने को सजाया और कई अन्य महत्वपूर्ण चित्रण किए। इन चित्रों ने संविधान को सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज से उठाकर एक सांस्कृतिक धरोहर बना दिया है। और लिखने का काम?
आपने कहा हाथ से लिखा गया था, वो किसने किया? जिया सुलेखन यानी कैलीग्राफी का काम भी हाथ से ही किया गया। अंग्रेजी वाली जो प्रति है उसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपनी बहुत खूबसूरत इटालिक शैली में लिखा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। हाँ, और कहते हैं कि उन्होंने इसके लिए कोई फीस नहीं ली थी, बस हर पन्ने पर अपना नाम और आखिरी पन्ने पर अपने दादा का नाम लिखने की अनुमति मांगी थी। ये तो कमाल की बात है। और हिंदी संस्करण किसने लिखा? हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया और उसे भी नंदलाल बोस और अन्य कलाकारों ने ही सजाया था। तो आप देख सकती हैं कि हमारा संविधान कानून, कला और दर्शन का एक अनूठा संगम है। ये सिर्फ शासन का खाका नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा की अभिव्यक्ति है। इतना व्यापक संविधान बनाने के लिए, जिसमें इतने सारे विषयों पर ध्यान देना था, यकीनन कोई खास तरीका अपनाया गया होगा। मतलब सिर्फ पूरी सभा में बहस करके तो शायद ये संभव नहीं हो पाता। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। इतने बड़े और जटिल काम को एक व्यवस्थित तरीके से करने के लिए संविधान सभा ने समिति प्रणाली यानी कमिटी सिस्टम का इस्तेमाल किया। ये एक बहुत ही कारगर तरीका था। ये समिति प्रणाली क्या थी? कितनी समितियां थी इसमें और ये काम कैसे करती थी? देखिए, संविधान के अलग अलग पहलुओं पर गहराई से विचार करने के लिए अलग अलग समितियां बनाई गईं। कुल मिलाकर लगभग 22 समितियां थीं, जिनमें 8 प्रमुख यानी मेजर कमिटीज थीं और बाकी छोटी यानी माइनर कमिटीज थीं। 8 प्रमुख समितियां। हाँ, हर समिति को एक खास जिम्मेदारी दी गई थी। जैसे मौलिक अधिकार पर एक समिति, केंद्र सरकार की शक्तियों पर एक, राज्यों के साथ संबंधों पर एक, अल्पसंख्यक अधिकारों पर वगैरह वगैरह। इन समितियों में आमतौर पर उस विषय के विशेषज्ञ सदस्य होते थे। वो उस विषय पर गहन अध्ययन करते थे, चर्चा करते थे और फिर अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें पूरी संविधान सभा के सामने रखते थे। क्या आप कुछ प्रमुख समितियों और उनके अध्यक्षों के बारे में बता सकते हैं? ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। जरूर जरूर। कुछ सबसे महत्वपूर्ण समितियां थीं। नंबर 1, संघीय शक्ति समिति, यूनियन पावर्स कमेटी। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसका काम था केंद्र सरकार के पास कौन कौन सी शक्तियां होंगी ये तय करना। अच्छा। दूसरी, संघीय संविधान समिति, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। इसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू ही थे। इसने केंद्र सरकार के पूरे ढांचे का, स्ट्रक्चर का खाका तैयार किया। तीसरी, प्रांतीय संविधान समिति, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसने राज्यों की सरकारों की संरचना और शक्तियों पर काम किया। पटेल जी, हाँ। चौथी जो सबसे प्रसिद्ध समिति है, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। इसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। इसका काम था BN राव द्वारा तैयार किए गए मसौदे और अन्य समितियों की सिफारिशों के आधार पर संविधान का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करना। जी। और एक और महत्वपूर्ण थी, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय क्षेत्रों पर सलाहकार समिति, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एरियाज। इसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। इसकी कई उप समितियां भी थीं। तो मतलब इन समितियों ने पहले विस्तार से होमवर्क किया और फिर उनके काम पर पूरी सभा में बहस हुई? बिल्कुल। समितियों की रिपोर्ट पर संविधान सभा में क्लॉज बाय क्लॉज, मतलब एक एक अनुच्छेद पर बहस होती थी। सदस्य संशोधन पेश करते थे, अमेंडमेंट्स लाते थे, उन पर वोटिंग होती थी। इसी पूरी प्रक्रिया से गुजरकर अंतिम रूप तैयार हुआ। ये समिति प्रणाली ही वो नींव थी जिसने इतने विस्तृत और संतुलित संविधान का निर्माण संभव बनाया। इसने ये सुनिश्चित किया कि हर पहलू पर विशेषज्ञों द्वारा पहले विचार हो और फिर उस पर व्यापक सहमति बने। इसी ने संघवाद और एकता, लोकतंत्र और व्यवस्था, अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन स्थापित करने में मदद की। तो अगर हम पूरी प्रक्रिया को देखें, संविधान का बनना सिर्फ कुछ नेताओं का काम नहीं था, बल्कि ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नतीजा था, लाखों लोगों की आशाओं का प्रतीक था। बिल्कुल सही। ये एक नए आत्मविश्वास से भरे, लोकतांत्रिक और अपनी जड़ों से जुड़े राष्ट्र के जन्म की घोषणा थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर, BN राव और अनगिनत अन्य लोगों के ज्ञान, उनकी दूरदर्शिता और कड़ी मेहनत ने भारत को दुनिया का सबसे विस्तृत और सबसे समावेशी संविधान दिया। और इसी संविधान ने भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया और अपने नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित करने का वादा किया। ये सिद्धांत आज भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हाँ, ये सिर्फ शासन की किताब नहीं है, ये भारत की विविधता में एकता और उसकी लचीलेपन का प्रमाण है।
और इसे बनाने की प्रक्रिया को समझना हमें न सिर्फ परीक्षाओं में मदद करता है, बल्कि एक नागरिक के तौर पे हमें अपने लोकतांत्रिक मूल्यों और जिम्मेदारियों का एहसास भी कराता है। तो जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये संविधान सिर्फ नियमों की एक किताब नहीं, बल्कि भारत की आत्मा की कहानी है। सोचिए, क्या आज भी हम उन मूल्यों को उसी भावना से जी रहे हैं जिसके साथ इसे बनाया गया था?